Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी जब मीटिंग हॉल में पहुंचा तब उसने अपने सामने दो अनजान लोगों को देखा, जिसमें से एक अल्फा था और एक ओमेगा था। वो दोनों भी हद से ज़्यादा शाइन कर रहे थे, जिससे वांगजी समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और बाकी सब इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। इसीलिए भी वांगजी अपनी बात पर कन्फर्म हो चुका था। उसमें से जो अल्फा था वो वांगजी के पास आया था और उसने वांगजी के स्पिरिचुअल वेपन को, मतलब बीचेन को वांगजी से मांग लिया था। वांगजी ने जब बीचेन को उस पर्सन के पास दिया था तब उस पर्सन ने बीचेन को अच्छी तरीके से देखा था और बाद में फिर से बीचेन को वांगजी को लौटा दिया था। साथ ही वो वांगजी से उसने जो किया है उसका जवाब मांग रहा था। वही वांगजी जो ऑब्वियसली जानता था कि कल उसने अलग अपनी लाइफ में क्या किया है और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी वांगजी उस पर्सन के सामने तो फिलहाल शांत था। वो पर्सन जो सामने खड़ा था वो हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, साथ ही वो एक डोमिनेटेड अल्फा था। जब वो इंसान या यूँ कहा जाए वो अल्फा लगातार वांगजी से अपने सवालों के जवाब मांग रहा था, तब वांगजी उस पर्सन की तरफ पोलाइटली देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। मैं ऑलरेडी हेवन के सारे रूल्स को जानता हूँ, इसलिए मैंने जो किया है वो अनजाने में नहीं किया। इनफैक्ट मैंने वो सब कुछ जानबूझ के किया है। ये सुनना था कि सामने खड़ा अल्फा थोड़ा गुस्सा हो चुका था, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, पीछे से जो ओमेगा उसके साथ आई थी वो आगे आती है और वांगजी के सामने खड़ी हो जाती है। वो ओमेगा वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो तो तुम्हें उसे एक्सप्लेन भी करना होगा, पर उससे पहले मैं खुद को और मेरे अल्फा को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। शायद तुम हम दोनों को नहीं जानते होगे। मेरा नाम वे कांसे सरन है और ये मेरे अल्फा, मेरे हस्बैंड और मेरे मेट हैं वी चांसे। हम दोनों भी विंग के पेरेंट्स हैं। जैसे ही वांगजी ये सुनता है वो एक पल के लिए तो शॉक हो चुका था, पर वो तुरंत ही अपने फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल लाता है और फिर से उन्हें 90 डिग्री बो करते हुए कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है, बर्थ नेम लानसान, टाइटल द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कांसे सरन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ नोट करती है, पर वी चांसे के फेस पर अभी भी कोई रिएक्शन नहीं थे। वो अभी भी वांगजी को देख रहे थे। कांसे सरन वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम अपनी गलती को एक्सप्लेन करोगे। ये सुनते ही वांगजी स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और कांसे सरन की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं, आप गलत हैं। ये सुनते ही कांसे सरन और वी चांसे कंफ्यूज हो चुके थे और उन दोनों की नज़र वांगजी की तरफ ही थी। वांगजी कांसे सरन को करेक्ट करते हुए कहता है, मैं अपनी गलती को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरी नज़र में वो गलती है ही नहीं। मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो उसे गलती कहना गलत होगा। हाँ, आप ये कह सकती है कि मुझे अपने किए को एक्सप्लेन करना है और मैं वो कर सकता हूँ। कांसे सरन नोट करती है, पर यह बात सुनकर वी चांसे कहीं ना कहीं गुस्सा हो चुके थे क्योंकि वांगजी ने जो किया है वो उनकी नज़र में गलत ही था, पर वांगजी की नज़र में वो गलत नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली उसने सच में कोई गलती की ही नहीं थी। देखा जाए तो उसने सिर्फ अपनी तरीके से एक कोशिश की थी। कांसे सरन वांगजी का ये स्ट्रेट आंसर सुनकर कहीं ना कहीं हैप्पी हो चुकी थी, पर उनके फेस पर कोई भी फिलहाल रिएक्शन नहीं था, सिर्फ सॉफ्ट स्माइल थी जो पहले भी थी। इसीलिए वांगजी कंफ्यूज था, पर फिर भी वो खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने पूरे दिल से और होशो हवास में किया है। मुझे डीमन गॉड ने, या यूँ कहा जाए विंग ने, जो मेरा दोस्त है और मेरी नज़र में दोस्त से कहीं बढ़कर है, उसने पहले ही हेवन के सारे रूल्स को बता दिया था। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैंने उसे वो गिफ्ट दिया है। इससे पहले भी मैंने एक बार अनजाने में उसे वाइट कलर का हानफू गिफ्ट किया था और तभी विंग ने मुझे हेवन का वो रूल बता दिया था कि कोई भी अल्फा ओमेगा को रेड और वाइट हानफू नहीं
गिफ्ट कर सकता, क्योंकि ऐसा अल्फा सिर्फ तब कर सकता है जब वो ओमेगा के लिए कुछ फील करता हो या उसे परस्यू करना चाहता हो। और मैं एग्जैक्टली ये करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कल डीमन गॉड के टेम्पल में वो वाइट कलर के और रेड कलर के हानफू को रखा था, क्योंकि मैं डीमन गॉड को, या यूँ कहा जाए जिस ओमेगा को मैंने पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था, उसे परस्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं डीमन गॉड से नहीं, शायद मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और नहीं, शायद कहना गलत होगा, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और दिल से उसे ऑलरेडी अपना ओमेगा मान चुका हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कैसे करूँ। इसीलिए जब मुझे ये रूल पता चला था, तब मैंने उसी रूल का यूज़ किया और कल सुबह यीलिंग माउंटेन पर जाकर डीमन गॉड के टेम्पल में वो हानफू रख के आया। और ये सब मैंने अपने प्यार की वजह से किया, तो इसे गलती का नाम देना गलत होगा। ये सुनना था कि बाकी सारे लोग जिन्हें कुछ भी पता नहीं था वो शॉक हो चुके थे। वही वांगजी अभी भी फियरलेसली वी चांसे और कांसे सरन के सामने खड़ा था। वांगजी उन दोनों से आंखें मिलाकर बात कर रहा था। ऑब्वियसली उसने कोई गलती नहीं की है, उसने सिर्फ प्यार किया है और अपने प्यार को पाने की कोशिश की है, तो वो गलत नहीं हो सकता। वही बाकी सबको कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो सब इनकी बातों से थोड़ा कंफ्यूज थे। पर वांगजी ने कुछ कुछ बातें क्लियर कर दी थी, इसीलिए वो कुछ कुछ समझ रहे थे। वी चांसे जब वांगजी की ये बात सुनते हैं, वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम जानते हो ना तुम ये सारी बातें किसके सामने कर रहे हो? क्या तुम खुद की आइडेंटिटी भूल चुके हो, या हमारी, या फिर विंग की? वो तुम्हारे लिए विंग नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारा डीमन गॉड है, जिसकी वर्शिप करने की तुम्हें परमिशन है, पर उससे प्यार करने की इजाज़त तुम्हें नहीं है। उसमें और खुद में कितना डिफरेंस है ये तुम शायद भूल चुके हो। ये सुनना था कि वांगजी तुरंत बोलता है, सही कहा आपने, मुझे डीमन गॉड से प्यार करने की इजाज़त शायद नहीं है, पर मुझे विंग से प्यार करने की इजाज़त है। मैंने कभी भी डीमन गॉड से प्यार किया ही नहीं। मैंने उस ओमेगा से प्यार किया है जिसे पहली ही नज़र में देखते हुए मैंने कुछ अलग फील किया है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो डीमन गॉड है। उससे पहले मैं उसे एक नॉर्मल इंसान समझता था, जिसके पास उसकी खुद की गोल्डन कोर तक नहीं थी। तो आपका ये कहना कि मैंने डीमन गॉड से प्यार किया है, ये गलत होगा। मैंने विंग से प्यार किया है, वी वूशियान से, जो एक नॉर्मल ओमेगा है। अब वो डीमन गॉड निकला तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनना था कि वी चांसे थोड़ा गुस्सा हो चुके थे, पर कांसे सरन तुरंत वी चांसे को शांत करती है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, हम जानते हैं कि विंग ने अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपाई है और बाद में तुम सबको पता चला कि वो डीमन गॉड है। पर अब जब तुम जानते हो कि वो डीमन गॉड है, तो उससे प्यार करना गलत है, क्योंकि कितना भी किया जाए तो तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो और वो डीमन गॉड है। तुम दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये सुनना था कि वांगजी तुरंत बोलता है, अंतर हम दोनों की पोस्ट में है, हम दोनों के एग्जिस्टेंस में कोई भी अंतर नहीं है। मैंने एक ओमेगा से प्यार किया है और जब मैंने उस ओमेगा से प्यार किया तब उसके पास कुछ भी नहीं था, इवन गोल्डन कोर भी नहीं। वो एक नॉर्मल ह्यूमन था और मैंने उस ह्यूमन से प्यार किया है, तो मेरा उससे प्यार करना गलत नहीं है। हाँ, हम दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, पर एज अ अल्फ़ा और ओमेगा हम में कोई भी अंतर नहीं है। अगर मैं एक ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उससे प्यार कर रहा हूँ तो ये गलत नहीं है। अगर मैं दिन रात उसके बारे में सोचता हूँ और उसे अपना सब कुछ मान चुका हूँ तो ये गलत नहीं है। ये सुनना था कि वी चांद से अब खुद को कंट्रोल नहीं करते और वो तुरंत वांगजी से बोलते हैं,
अगर तुम सच में विंग से ही प्यार करते थे तो क्यों तुमने विंग को ये बात तब नहीं बताई जब वो सिर्फ विंग था? तुमने ये बात उसे बाद में बताने की कोशिश क्यों की? और तुमने क्यों डीमन गॉड के टेम्पल में विंग के लिए वो गिफ्ट भेजे? वांग जी, जो ऑब्वियसली वी चांसे का सवाल समझ चुका था, वो वी चांसे की तरफ देखते हुए कहता है, विंग तब एक नॉर्मल ह्यूमन था और मैं एक कल्टीवेटर। तब मैं अपने साथ डीमन गॉड को नहीं बल्कि वी वूशियान को लेके आया था, जिसके पास ना गोल्डन कोर है और ना ही कोई पावर। वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो भी। तो अगर उसी वक्त मैं खुद का प्यार विंग के सामने दिखा देता तो शायद ये गलत होता, क्योंकि दूसरे दिन वॉर फिर से स्टार्ट होने वाली थी। और अगर उस वॉर में मुझे कुछ हो जाता या मेरी जान चली जाती, क्योंकि मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम थे, साथ ही पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म होने की कगार पे था, तो एज अ कल्टीवेटर अगर मैं उस वॉर में मारा जाता तो मैं ये कभी नहीं चाहता था कि विंग पूरी ज़िंदगी मेरे मरने का शौक मनाए। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी मौत के बाद विंग खुद को किसी भी तरह से सफ़र होने दे। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने उस वक्त विंग से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पर बाद में जब मुझे पता चला कि वो खुद डीमन गॉड है, तब मैं और भी ज़्यादा शॉक हो चुका था, या यूँ कहा जाए वो सच्चाई मैं हजम कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने तो एक नॉर्मल ओमेगा से प्यार किया था और वो डीमन गॉड निकला। मैं भी ये जानता हूँ कि मुझ में और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यूँ कहा जाए तो वो एक गॉड है और मैं उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ, पर फिर भी मैं अपने दिल को रोक नहीं सकता उससे प्यार करने से। और अगर मेरे पास 1% भी होप है कि वो मेरा हो सकता है, तो मैं अपने प्यार को अपने पास लाने के लिए कोशिश क्यों ना करूं। अगर वो मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, पर मैं कोशिश भी ना करूं तो ये गलत होगा। मैं विंग को पाने की कोशिश करना चाहता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ। अब मिले या ना मिले ये बात की बात होगी। ये सुनना था कि कान से सरन तुरंत बोलती है, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम सिर्फ उसकी पावर के पीछे पड़े हो। ये सुनते ही वांग जी तुरंत बोलता है, आप दोनों भी ग्रेट कल्टीवेटर्स हो और मेरे ख्याल से आप दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते होगे। तो लैंड क्लैन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनमें से फर्स्ट रूल ही ये है कि हम लोग झूठ नहीं बोलते, और उन्हीं में से एक रूल ये भी है कि लैंड क्लैन वाले सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं, और जिससे वो प्यार करते हैं उसी से शादी करते हैं। मैंने प्यार तो कर लिया है, अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं लाइफ टाइम अकेला रहूँगा। और ये बात ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ। उस वॉर के तुरंत बाद ही मैंने ये बात अनाउंस कर दी थी कि मैं वी वूशियान से, या यूँ कहा जाए डीमन गॉड से प्यार करता हूँ और उनके अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। आप ये बात पता कर सकते हैं। और मैंने उस वक्त जो कहा था, मैंने उस बात को आज तक मीन किया है। आज तक भी मैंने सिर्फ विंग का ही इंतज़ार किया है, और विंग के अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी ओमेगा नहीं है, और ना ही मैं किसी ओमेगा की तरफ आंख उठा के भी देखता हूँ। अगर मुझे सिर्फ विंग की पावर्स ही चाहिए होती तो मैं उसे पाने का कोई दूसरा तरीका निकालता, ना कि उसका इंतज़ार करता। और एक बात जो मैंने पूरे दुनिया से छुपा के रखी है, वो मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं विंग को ना सिर्फ अपना ओमेगा मानता हूँ, बल्कि विंग ऑलरेडी मेरा ओमेगा बन चुका है लैंड क्लैन की और मेरी नज़र में। ये सुनते ही हर कोई कंफ्यूज हो चुका था और वांग जी की तरफ ही देख रहा था। लैंड चिंगेजुन जो पीछे खड़े थे वो तुरंत वांग जी के थोड़ा पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है?
वांगजी अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, विंग डीमन गॉड के टेम्पल में ही जब मेरे साथ रहता था तब उसने मेरे फोरहेड रिबन को टच कर लिया है और हमने डीमन गॉड के सामने ही वो भी कर लिया है, इसीलिए ऑलरेडी वो मेरा ओमेगा बन चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि विंग इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और शायद विंग उस बात को मानता भी नहीं है, पर मैं लैन क्लैन का सेकंड जेड हूँ और उस बात को मानता हूँ और साथ ही विंग को अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर चुका हूँ। सिर्फ इसीलिए मैंने तुरंत वॉर के बाद ये अनाउंस कर दिया था कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो विंग और मेरी एक तरह से शादी हो ही चुकी है। वो मेरा फोरहेड रिबन टच करके मेरा लाइफ पार्टनर तो बन ही चुका है और ये बात अगर विंग ना भी माने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इस बात को मानता हूँ। मैंने आज तक ये बात छुपा के इसलिए रखी क्योंकि मुझे डर था, पर अब मुझे कोई भी डर नहीं है। ये सुनना था कि लैन क्लैन और बाकी सारे क्लैन वाले शॉक हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जानता था लैन क्लैन के उस फोरहेड रिबन के बारे में। वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसने सिर्फ मेरे फोरहेड रिबन को नहीं छुआ बल्कि वो मेरा प्यार भी बन चुका था। ये सुनते ही वी चांद से वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग को इस रूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसीलिए तुम इस बेसिस पे विंग को खुद के साथ जोड़ नहीं सकते। ये सुनते ही वांगजी तुरंत बोलता है, पर देखा जाए तो हेवन के रूल के हिसाब से भी मैं विंग को ऑलरेडी अप्रोच कर चुका हूँ और विंग मुझे एक्सेप्ट भी कर चुका है। ये सुनते ही वी चांसे और कांसे सरन और बाकी सब भी शॉक हो चुके थे। वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब मैं डीमन गॉड के टेम्पल में रह रहा था तब विंग भी मेरे साथ था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ कोई नहीं जानता वो ये है कि तभी फर्स्ट टाइम जब मुझे ये रूल भी पता नहीं था और विंग उस टेम्पल में बस एक नॉर्मल ओमेगा बन के हेल्प के लिए आया था, तभी मैंने उसे अपना खुद का हानफू दिया था जो प्योर वाइट कलर का था। आप चाहें तो अपने बेटे से मतलब विंग से पूछ सकते हैं और तब विंग ने वो हानफू एक्सेप्ट भी किया था और मेरे ही हानफू को उसने पहना भी था। और उस वक्त ही नहीं, उस वक्त के बाद डीमन गॉड के टेम्पल में हम जब जितने भी दिन रहे उतने दिन तक विंग ने मेरे वाइट हानफू ही पहने थे और उन सब हानफू को विंग ने एक्सेप्ट किया था। तो देखा जाए तो हेवन के रूल के मुताबिक भी हम दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। मैं मानता हूँ कि विंग लैन क्लैन का रूल नहीं मानता, पर मैं ना सिर्फ लैन क्लैन का बल्कि हेवन का भी रूल मानता हूँ और विंग ने उस वक्त ना सिर्फ उस हानफू को एक्सेप्ट किया था बल्कि मेरे प्रपोजल और मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट किया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस वक्त मैं ये रूल नहीं जानता था, पर देखा जाए तो विंग भी तो ये रूल नहीं जानता कि मेरे फोरहेड रिबन की क्या अहमियत है। तो हम दोनों ने अनजाने में ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हेवन का ही डिसीजन होगा। इसीलिए तो विंग ने तब उस वक्त ऐतराज नहीं किया। विंग ने मुझे ये रूल बाद में बताया और मुझ में विंग को डायरेक्ट अपनी फीलिंग बताने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ इसीलिए मैंने वो हानफू डीमन गॉड के टेम्पल में रखे ताकि विंग मेरी फीलिंग्स को समझ सके। मैंने विंग से एक बार डायरेक्टली भी अपने फीलिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त विंग ने इस बातों को मजाक में उड़ा दिया था। पर इस बार मैं अपनी फीलिंग्स को मजाक नहीं बनने दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपनी बातों को मीन करता हूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ और उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और अगर वो मुझे ना भी मिला तो मैं लाइफ टाइम अकेला रहूँगा। पर उसके अलावा अब मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा।
कहीं ना कहीं बाकी सब ये बातें सुनकर शॉक तो हो चुके थे, पर अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो हेवन के रूल के मुताबिक भी विंग और वांगजी की एक तरह से बाउंडिंग हो चुकी है। हाँ, उनकी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ शादी नहीं हुई, पर उसके हिसाब से मतलब कुछ वैसा ही हो तो चुका है ना। और इतना सब कुछ हो ही चुका है तो बचा ही क्या है, सिर्फ शादी। खैर, ये बात सुन के सब तो शॉक थे, पर वी चांसे और कांसे सरन अपने शौक से बाहर आ चुके थे। कांसे सरन वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम सच्चे दिल से विंग से प्यार करते हो? क्या तुम सच में उसे एज अ डीमन गॉड नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल ओमेगा विंग की तरह से प्यार करते हो? यह सुनते ही वांगजी बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल, मैं उसे अपना ओमेगा अपने दिल से एक्सेप्ट कर चुका हूँ। कांसे सरन वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, पर तुम जानते हो ना, विंग एक गॉड है। भले ही तुमने उसे एक नॉर्मल ओमेगा की तरह पसंद किया हो, पर वो एक गॉड है। वो तुम्हारे लिए विंग बन सकता है, पर पूरी दुनिया के लिए वो डीमन गॉड है। और अगर तुम विंग के लिए फील करते हो तो विंग के लिए तुम लाइफ टाइम सिंगल रह सकते हो, पर विंग तो लाइफ टाइम सिंगल नहीं रहेगा ना। ऊपर से वो एक इमॉर्टल है, इसीलिए हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी फील ना करता हो और आगे जाकर उसे किसी और के लिए कुछ फीलिंग आ जाए, तब तुम क्या करोगे? वांगजी बिना वक्त गवाए तुरंत कांसे सरन को जवाब देता है, मैं विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर उसकी खुशी मेरे साथ नहीं है और किसी और के साथ है, तो मैं उसे अपने आप से जबरदस्ती नहीं बांधूंगा। वो अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए फुल्ली फ्री है। अगर वो मुझे एक्सेप्ट करता है तो ठीक, और अगर नहीं भी करता और वो किसी और को एज हिज अल्फा एक्सेप्ट करना चाहता है, तो मैं उसकी खुशी में खुश रहूंगा, क्योंकि प्यार मेरी तरफ से है और उस प्यार को निभाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मैं उठाता हूँ। मैं उस प्यार को ना जबरदस्ती विंग पर थोपूंगा और ना ही उसके खुशियों के बीच में आऊंगा। विंग अगर किसी और के साथ खुश है तो मैं उसे जाने दूंगा। इनफैक्ट मैं खुश होऊंगा किसी और के साथ विंग को देखकर, क्योंकि मेरे विंग की खुशी मेरी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये सुनते ही कांसे सरन तुरंत पूछती है, और तुम्हारा क्या? वांगजी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब देता है, मैं उसकी यादों के साथ उसे खुश देखकर खुश हूँ। जरूरी नहीं कि जिसे हम प्यार करते हो उसे पा ही ले। प्यार का मतलब होता है सामने वाले की, जिससे आप प्यार करते हो, उसकी खुशी। प्यार में जबरदस्ती नहीं बल्कि खुशी मायने रखती है, वो भी आपकी नहीं बल्कि सामने वाले की। और रही बात मेरी, तो मैं ऑलरेडी उससे प्यार तो कर चुका हूँ, तो लाइफ टाइम उसे हैप्पी देखकर सिंगल रहना इतना बुरा डिसीजन भी नहीं होगा। ये सुनते ही कांसे सरन के फेस की स्माइल बड़ी हो चुकी थी और वो वांगजी की तरफ देखती है, और बाद में एक लुक वो वी चांसे की तरफ देखती है। वी चांसे जो वांगजी के इस जवाब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो चुके थे, इसलिए उनका भी फेस अब नॉर्मल लग रहा था। उनका वो कोल्ड ऑरा धीरे धीरे कम हो रहा था और वो भी कहीं ना कहीं वांगजी की तरफ उसकी बातों को सुनकर झुक रहे थे, क्योंकि वांगजी अपनी हर बात को बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, वांगजी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो विंग के सामने अपने प्यार का इजहार कर पाए, पर इतने सारे लोगों में स्पेशली विंग के मदर फादर के सामने वांगजी विंग को फियरलेसली अपना ओमेगा बोलने से हिचकिचा नहीं रहा था। साथ ही वो विंग की खुशी के लिए विंग को जाने देने के लिए तक तैयार था। तो हाँ, ये प्योर लव था। ये बात कहीं ना कहीं कांसे सरन और वी चांसे दोनों भी समझ चुके थे। वी चांसे एक डीप ब्रीथ लेते हैं और वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम हम दोनों को कन्विंस कर चुके हो इस बात के लिए कि तुम हमारे बेटे के लिए परफेक्ट हो, पर तुम्हें सिर्फ हम दोनों को कन्विंस करके विंग हासिल नहीं होगा। तुम्हें विंग को हासिल करना है तो हेवन को खुश करना होगा। ये सुनते ही वांगजी वी चांसे की तरफ देखकर उनकी सारी बातों को केयरफुली सुनने लगता है। वी चांसे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, विंग
एक नॉर्मल कल्टीवेटर था, जैसे हम दोनों हैं। हम दोनों भले ही विंग के मदर फादर हैं, पर हम दोनों अभी भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर हैं। हाँ, हम हेवन में रहते हैं और वहाँ के बहुत सारे वर्क भी संभालते हैं, पर ये पोजीशन हमें विंग की वजह से मिली है, क्योंकि विंग जो हमारा इकलौता ओमेगा सन है, वो पहले एक नॉर्मल कल्टीवेटर था। पर जब कल्टीवेशन वर्ल्ड में डार्क एनर्जीज को लेकर वॉर स्टार्ट हुई थी, तब विंग ने अपनी होशियारी से और अपनी कल्टीवेशन स्किल्स के हेल्प से यिन आयरन थ्रू तब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को डार्क एनर्जी से बचाया था और यिन आयरन को क्रिएट करके उसमें पूरे डार्क एनर्जी को कैद किया था, जिस वजह से वो द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन बन गया। विंग ने तब ये सब यिलिंग माउंटेन पर किया था, इसीलिए उसे यिलिंग लाओजू या यिलिंग पेट्रियार्क की टाइटल मिली। विंग जो पहले प्योर कल्टीवेटर था, पर उसने ना सिर्फ प्योर बल्कि डार्क एनर्जीज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए उसे तब जब वो सिर्फ 20 साल का था, तब इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए हेवन ने ना सिर्फ थैंक किया, बल्कि उस पर पूरे डार्क एनर्जी की जिम्मेदारी सौंप दी और उसे साथ ही डीमन रेलम का किंग बना दिया और वो डीमन गॉड बन गया। विंग सिर्फ प्योर एनर्जी को ही कल्टीवेट नहीं करता, बल्कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी है। मतलब वो यिन और यान का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और वो अपनी दोनों एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है। उसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उतनी ही उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी पावरफुल है। सबको लगता है कि विंग एक गॉड है तो उसे क्या ही प्रॉब्लम होगी, पर विंग क्या क्या सफ़र कर रहा है ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हेवन ने उसे गॉड तो बना दिया, पर जब से विंग गॉड बना है तब से उसके ऊपर न जाने कितने रिस्ट्रिक्शन खुद हेवन ने ही लगा दिए हैं, क्योंकि विंग के ऊपर ही अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिम्मेदारी आ चुकी है। अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड में गलती से भी यिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो तुम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस 1 साल पहले ही देख लिए हैं, जब वेन रोहान के हाथ में वो यिन आयरन का एक पीस आया था, तब उसने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करने की कोशिश की थी। तो अगर किसी इंसान के अंदर बुराई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो वेन रोहान जैसे स्टेप उठाता है। तो विंग तो उस एनर्जी का मतलब यिन एनर्जी का ग्रैंड मास्टर है, तो सोचो उसमें कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। पर विंग सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को ही नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी को भी अपने अंदर बैलेंस करता है। शायद तुम नहीं जानते होगे, पर विंग की हाफ गोल्डन कोर यिन एनर्जी से बनी हुई है और उसकी हाफ गोल्डन कोर पर यान एनर्जी का कंट्रोल है और विंग उस दोनों एनर्जीज को अपने अंदर बैलेंस करने के लिए न जाने कितने एफर्ट्स लगाता है। हमारा बेटा एक नॉर्मल कल्टीवेटर था और शायद तब ही वो खुशहाल था, पर जब से उसने सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अधीन किया है तब से उसकी लाइफ हेल बन चुकी है। वो भले ही एक गॉड है, पर उस पर बहुत सारी पाबंदियां लग चुके हैं। हमारा बेटा जो पहले एक फ्री बर्ड था, अब वो इन बंदिशों में बंध चुका है। जैसा कि आप सब लोग उसकी आइडेंटिटी जान चुके हो और उसकी सेकेंड जेंडर के बारे में भी, तो आप ये भी जानते हो कि वो एक ओमेगा है और एक ओमेगा होने के बाद विंग ने इतना सब कुछ किया है, पर अभी तक उस अच्छाई की सज़ा उसे ये मिली है कि वो अपना मेट नहीं चुन सकता। हम जानते हैं हमारे बेटे को, हमने देखा है हमारे बेटे को तड़पते हुए जब वो हीट में होता है, पर क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि विंग के पास जाना किसी के लिए भी अलाउ नहीं है। हेवन ने खुद विंग के लिए और उसके मेट के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। विंग कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है जो प्यार करके अपनी
लाइफ का डिसीजन ले सकता है और शादी भी कर सकता है। इवन हम दोनों उसके पेरेंट्स होने के बावजूद भी विंग की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। उसकी लाइफ पार्टनर का डिसीजन सिर्फ हेवन ले सकता है। देखा जाए तो हेवन भी अपनी जगह सही है और उनके फैसले पर हमें शक भी नहीं है, पर इन सब चीज़ों में मेरा बेटा बहुत बुरी तरीके से पिस रहा है। इतने साल हो चुके हैं पर विंग कभी भी खुद को अलाउ नहीं कर सकता किसी के पास जाने से। इस बार सिर्फ हम लोग और विंग जानता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने के लिए उसने कितने ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आने के लिए विंग इस बार पूरे हेवन के अपोज जा रहा था। जैसे तैसे करके हमने सिचुएशन संभाली और विंग को 1 मंथ का टाइम दिया था कल्टीवेशन वर्ल्ड में गुजारने के लिए, पर अब विंग कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं आ सकता क्योंकि यही हेवन का डिसीजन था। हेवन जहाँ एक तरफ विंग की लाइफ को कंट्रोल करता है, वही दूसरी तरफ उसने विंग पर कड़ी नज़र भी रखी हुई है। हेवन को ये कभी मंजूर नहीं है कि विंग किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज जाए। ये सुनते ही वांग जी तुरंत पूछता है, ऐसा क्यों है? वी चान से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने तुमसे कुछ देर पहले कहा, विंग एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड ओमेगा है, साथ ही वो एक ट्रू ब्लड ओमेगा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सिर्फ यांग नहीं बल्कि यिन एनर्जी को भी कंट्रोल करता है और उन दोनों एनर्जीज का बैलेंस उसकी बॉडी में बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। विंग जो डिमोनिक पावर्स का गॉड है और उसमें बहुत सारी पावर्स है, ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर्स जो एक ही पल में इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बिगाड़ भी सकती है और एक ही झटके में सुधार भी सकती है। जैसे तुमने पहले ही देख लिया है, उसने बहुत आसानी से ना सिर्फ वैन रोहान को बल्कि यिन आयरन को भी डिस्ट्रॉय किया और बाद में सारे लोगों को, मतलब जो भी कल्टीवेटर्स को वैन रोहान ने क्रॉप्स बना के रखा था, उन्हें भी विंग ने बहुत आसानी से सही कर दिया। इसी बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि विंग कितना स्ट्रॉन्ग है, जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक झटके में सारी ब्लैक एनर्जी को वैनिश कर सकता है। वो हद से ज़्यादा पावरफुल होगा। विंग को तुम नॉर्मल फ्रेंड की तरह देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसके पावर्स का अंदाज़ा नहीं है, पर हेवन के लिए विंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और एक बहुत बड़ा कर्स भी, क्योंकि विंग की हेल्प से कोई भी हेवन को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। सिर्फ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि हेल और हेवन में भी विंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी दोनों एनर्जीज को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है, वरना अगर कोई एक एनर्जी भी उसके ऊपर हावी हो गई तो विंग सब कुछ तबाह कर सकता है। विंग के इमोशन स्टेबल रहना और खुद को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, खासकर उसकी नेगेटिव एनर्जी के लिए। अगर विंग थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ या कुछ भी गड़बड़ हुई तो विंग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ साथ पूरे अर्थ को, हेवन को, इवन हेल को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। उसकी नेगेटिव एनर्जी अगर उस पर हावी हो गई तो विंग से वो कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए विंग की लाइफ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं और वही रिस्ट्रिक्शन उसके लाइफ पार्टनर की लाइफ पर भी है। आज तक विंग के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं पर हेवन ने एक को भी अलाउ नहीं किया। हेवन ने विंग के लाइफ पार्टनर के लिए इतने टफ टास्क चुने हैं कि उसे कंप्लीट करते करते बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि विंग एक स्पेशल कल्टीवेटर है। वो ना सिर्फ डीमन गॉड है बल्कि यिन और यान एनर्जी का मेन सोर्स है, साथ ही एक ट्रू ब्लड ओमेगा होने के साथ साथ उसमें इतनी सारी पावर्स हैं कि जो भी विंग से शादी करेगा और शादी के बाद विंग के साथ जो भी ड्यूअल कल्टीवेशन परफॉर्म करेगा वो भी विंग की एनर्जीज को शेयर करेगा और तब वो भी विंग जितना ही पावरफुल हो सकता है। हाँ, विंग जितनी पावर उसके पास ज़्यादा नहीं होगी पर वो विंग के बराबरी में आ जाएगा और उसमें भी बहुत सारी ताकत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों के अंश से जो बर्थ
लेगी वो न्यू लाइफ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी क्योंकि वो डीमन गॉड के थ्रू इस वर्ल्ड में आएगी। तो अगर विंग के साथ जो भी शादी करेगा या जो भी उसका लाइफ पार्टनर होगा, उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे ना सिर्फ अपनी पावर्स को इंक्रीज करना होगा बल्कि विंग की पावर्स को तक वो शेयर करेगा। विंग के जैसे ही वो भी सिर्फ यिन या यान एनर्जी का सोर्स नहीं होगा, वो उन दोनों पर रूल कर सकता है। विंग की पावर्स को वो शेयर करेगा जिस वजह से वो भी विंग के आसपास सा ही पावरफुल होगा। और अगर वो गलत पर्सन हुआ तो इन एनर्जीज का गलत यूज करके जैसा वेन रोहान ने किया वैसा कर सकता है। वेन रोहान तो सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करना चाहता था, पर वो पर्सन तो तीनों डायमेंशन पर राज करने की ताकत रखता होगा। तो उस इंसान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उन दोनों के मिलन से जो न्यू लाइफ बर्थ लेगी उसका भी प्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1% भी उसमें नेगेटिविटी हुई तो वो भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए आज तक हेवन ने किसी को भी अलाउ नहीं किया विंग के पास आने के लिए, और इसी वजह से हमारा बच्चा इतने सालों से ये सब कुछ सफ़र कर रहा है, पर हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें खुशी होगी कि अगर तुम विंग को इतने सब कुछ जानने के बाद भी एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि इस दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ विंग से या हमसे कंपटीशन नहीं करना, बल्कि तुम्हें हेवन के उन टफ टेस्ट को पास करना होगा जिनमें तुम ना सिर्फ अपना सब कुछ खो सकते हो बल्कि बहुत जल्द मौत को भी गले लगा सकते हो। इवन तुम्हारी सोल तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारे रीबर्थ का भी कोई चांस नहीं होगा। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम विंग को अप्रोच करना चाहते हो तो हम हेवन से तुम्हारे लिए बात करेंगे। हम यही चाहेंगे कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ना हो, इसीलिए हम इन सब चीज़ों को तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं। यूँ कहा जाए तो हम तुम्हें आगाह करने आए थे। अब नेक्स्ट डिसीजन तुम्हारा होगा। हम आज से 2 दिन बाद फिर से यहाँ आएंगे और तुम्हारा फाइनल डिसीजन सुनेंगे। तुम अगर गिव अप करना चाहो तो हम तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर तुम गिव अप नहीं करना चाहते तो अगला हर डिसीजन और अपने साथ होने वाली हर सिचुएशन के लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। उसमें ना हेवन, ना विंग और ना ही हम किसी भी तरह से इंक्लूड हो सकते हैं। इवन विंग भी इन सब चीज़ों में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वी चांद से इतना बोलते हैं और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाते हैं। कांसे सरन भी वी चांसे के साथ जाने के लिए मुड़ गई थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.